हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। दोस्तों फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए और आज हम लोग गांधी जी पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। लुसेंट जीके का सीरीज चल रहा था और हम आपको पार्ट 1 तक पढ़ा चुके थे, यानी पिछले लेक्चर में हम आपको कुछ यहाँ तक बता दिए थे कि गांधी जी ने क्या क्या सारे काम किए थे। कुछ इस टाइप से लेक्चर अहमदाबाद मिल सत्याग्रह तक गांधी जी के बारे में हम पढ़ा दिए थे। तो अब चलने वाला है अध्याय आपका चैप्टर 11 चलने वाला है और चैप्टर 11 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों चैप्टर 11 में हमें आप क्या क्या पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले रॉलेट एक्ट से गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री की मांग, जिसमें अभी यहाँ पे पॉइंट क्या क्या पढ़ना होगा। तो मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया। उसके बाद आपका 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होती है। फिर आपका 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। फिर आपका 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। 1927 में साइमन कमीशन की बात करेंगे। यहाँ पे 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करेंगे। 1922 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति की हम बात करेंगे। फरवरी 1922 में चौरा चौरी घटना की बात करेंगे, जो 12 फरवरी 1922 5 फरवरी 1922 को घटा था, चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। 1928 में हम नेहरू रिपोर्ट की बात कर रहे होते हैं और 1929 में जीना की 14 सूत्री की मांग करेंगे। फिर आपको दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और जनवरी 1930 में गांधी जी की 11 सूत्री की मांग। एक अगर सारी बात हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे होते हैं रॉलेट एक्ट, जो कि क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम जो आपका अनार्किकल जो एंड आपका रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, इसका पूरा नाम यही था रॉलेट एक्ट का, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी, माफ करिएगा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है पढ़ने में, है ना, रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 का। ये आपकी जलियांवाले बाग के आपकी कुछ इमेजेस आपके सामने है, जो किस प्रकार से लोगों को मार के सब गिरा दिए थे। और ये कांड आपका बहुत बड़ा नरसंहार था। और ये कांड जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को देखने को मिला था। सबसे पहले हम कुछ बातें यहाँ पे करते हैं। हम यहाँ पे कुछ परिचय के बारे में हम यहाँ पे करने वाले हैं, है ना दोस्तों। सबसे पहले भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की बढ़ोतरी हो रहा था और भारत में किस प्रकार से जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो आपकी बढ़ रहे थे, इसके नियंत्रण करने के लिए 17 दिसंबर 17 ईस्वी को इंग्लैंड के हाईकोर्ट जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सोडिसन विद्रोह समिति गठन किया गया था। 1928 में रिपोर्ट में कड़े कानून की मांग किया गया था और 18 मार्च 1919 में द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, मतलब रॉलेट एक्ट, शॉर्ट में रॉलेट ही बोलते हैं इसको हम लोग, रॉलेट एक्ट पारित किया गया। मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकते थे। इसे कहा गया भैया काला कानून। क्या कहते हैं? काला कानून, या ये बिना वकील बिना अपील वाला कानून है, बिना दलील। एक नाम लिखिए इसमें, बिना वकील बिना अपील या फिर बिना दलील। ना तो इसका कोई वकील थे, ना ही इस पर अपील थे और ना ही इस पर कोई दलील, मतलब गवाह वगैरह। इस कानून को कहा गया, गांधी जी ने इसे कहा था भैया ब्लैक लॉ या काला अधिनियम। तो रॉलेट एक्ट गांधी ने क्या बोला था? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला अधिनियम कहा था, है ना। क्या बोला था वो? काला अधिनियम। किसको? रॉलेट एक्ट को कौन बोला था? गांधी जी। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला अधिनियम के नाम दिया था। इतनी बात आपसे समझ में आपको आ रहा होगा। इसके विरोध की बात करते हैं तो इसकी जो प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो महात्मा गांधी यह कानून को अनुसूचित स्वतंत्रता विरोधिता व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला कहा। गांधी जी ने कहा ऐसा कानून है जो स्वतंत्रता विरोधी है, व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला कानून है। विरोध हेतु होम रूल लीग के कुछ इस्लामी मंचों पर प्रयोग किया गया। सत्याग्रह की सभा की स्थापना हुई और यहाँ पे देशव्यापी हड़ताल की अपील की गई, है ना। स्वामी श्रद्धानंद जो है 1919 में दिल्ली में रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। कब? 1919 में स्वामी श्रद्धानंद। जीना मदन मोहन मालवीय, मजहर उल हक केंद्रीय व्यवस्थापिका से इस्तीफा दे दिए थे। महात्मा गांधी और स्वामी श्रद्धानंद विरोध करने हेतु पंजाब जा रहे थे, परंतु हरियाणा के पलवल में, है ना, पलवल में क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया था। अब यहाँ पे कुछ और बात हम यहाँ पे समझते हैं। बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में क्या क्या बात है? 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यापाल और सैफुद्दीन किचली, जो कि आपका कांग्रेस के आपका स्वागत समिति का अध्यक्ष थे, रॉलेट एक्ट के विरोध में हिंदू मुस्लिम एकता रैली निकाले गए थे। किसके? आपका डॉक्टर सत्यापाल और सैफुद्दीन किचली के ने रॉलेट एक्ट के विरोध में हिंदू मुस्लिम एकता रैली निकाली। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर
ने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ मतलब सैन्य कानून होता है, और सैनिक कमांडर रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर को दे दिए, है ना। तो ये आपका जो आपका रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर है, इनकी शक्तियां सौंप दी गई। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, और इसको बोलते हैं साउथ में आर डायर, आर से होता है रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर। तो माइकल ओ डायर जो है शक्ति किसको दे दिया, आर डायर को। पंजाब के पूरे लेफ्टिनेंट था माइकल ओ डायर, और आपका अमृतसर जहां पे घटना हुआ था वहां की शक्ति जो आपके थे आपका आर डायर, इसको आपको फुल फॉर्म होते हैं रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर। डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचली गिरफ्तार हो गया था, और कुछ इस प्रकार से डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचली आपकी 9 अप्रैल 1919 को आपका गिरफ्तार कर लिया गया। कोडिंग है सासू गिरफ्तार, सा से आपका सत्यपाल और सा से आपका सैफुद्दीन किचली। 13 अप्रैल 1919 को हंसराज, कहाँ की बात करें दोस्तों, तो हम 13 अप्रैल 1919 की बात करते हैं। हंसराज ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाख के दिन एक सभा का आयोजन किया। कौन आपका नाम था, हंसराज। लगभग 20,000 लोग जमा हुए थे। सैनिक कमांडर आर डायर, शॉर्ट में इसको यही बोलेंगे आर डायर या रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने 150 सैनिकों के साथ गोले चला दिए थे। 1000 ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गया था, और एक कांड को हम कह सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, और एक घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को कौन सा कांड दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब इसकी आलोचना में क्या क्या बात हुई, इस बात को हम यहाँ पे समझना। आलोचना क्या क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया। जो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिला था, वो कहा कि हमें उपाधि की जरूरत नहीं है, और नाइटहुड की उपाधि क्या कर दिया दोस्तों, वापस कर दिया। शंकरन नायर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। CF एंड्रूज, जिसको हम दीन बंधु बोलते हैं, जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा। मॉन्टेगू निवारक हत्या कहा, मॉन्टेगू जो थे आपका निवारक हत्या किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून, ये आपका ब्रिटिश के इतिहास में शर्मनाक घटना, जो आपकी ये जो आपकी 2013 की में इनका अध्ययन किया था और कहा था ये ब्रिटिश के इतिहास में सबसे शर्मनाक घटना की बात यहाँ पे किया था। समितियां जांच आयोग का गठन किया गया था, यानी इसके खिलाफ में कई समितियां कई जांच आयोग का गठन किया गया था। जिस जांच समिति में से एक ब्रिटिश सरकार और एक आपका कांग्रेस थे। ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग बनाया, हंटर आयोग, क्या नाम था इसका, हंटर आयोग का स्थापना किया ब्रिटिश सरकार। इसमें 8 सदस्य थे। भारतीय सदस्य चिमन लाल सितलवाड़ा, साहबजाबाद, सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। और बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस में मदन मोहन मालवीय ने इसे तहकीकात समिति बनाया था, है ना। अब यहाँ पे पहले इनकी बात करते हैं हंटर आयोग का। 1920 में डायर को दोषी नहीं माना और मात्र से नौकरी से हटा दिया गया। मतलब कि जो जनरल आर डायर था उनको नौकरी से हटा दिया गया। ब्रिटेन में डायर को सम्मान किया, मतलब भारत में नौकरी से हटा रहा, देखिए कितनी चलबाज है। और ब्रिटेन में सम्मान कर, ब्रिटेन में कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, मान की तलवार इत्यादि की उपाधि इनको मिला था, जिनको हटाया गया बस, और कुछ नहीं। जलियांवाला बाग में बचे एक बच्चे उधम सिंह में बच गए, एक बच्चे उधम सिंह जो है, उधम सिंह उसमें बहुत छोटा थे। 1940 में लंदन में जाकर माइकल ओ डायर, जो कि पंजाब के लेफ्टिनेंट था, की हत्या करवा दिया। लंदन में घुसे छोटा सा बच्चा, देखिए कितना जोश था हिंदुस्तान के पास, यहाँ जाके क्या आपका आपकी इसको हत्या कर दिया। बात करते हैं कांग्रेस ने तहकीकात समिति का स्थापना किया था मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, है ना, मदन मोहन मालवीय समिति भी कह सकते हैं। सदस्य महात्मा गांधी, रिपोर्ट को लिखा था CR दास, जो आपका चित्ररंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू, पुपुल जयकर, अब्बास तैयब जी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट की इन्होंने आलोचना भी किया था, है ना, किसका भाई, हंटर कमीशन की रिपोर्ट की आलोचना किया था। उसके बाद आया था आपका खिलाफत आंदोलन, 1919 में शुरुआत हुआ था और जाकर आपका 1924 में शुरुआत आपकी समाप्त हुआ था। इस आंदोलन को हम बोलते हैं खिलाफत। खिलाफत होने से मुस्लिम का एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जो कि आपका तुर्की में, तुर्की जो जगह है वहाँ पे मुसलमानों का एक खलीफा हुआ करता था, और वो खलीफा के पूरा दुनिया का मुसलमान अपना पैगंबर मानते थे। अंग्रेज ने कहा भैया कि हम इसको कुछ नहीं करेंगे, और जैसे से आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, सबसे पहले इसको खलीफा को भगा दिया। तो पूरे दुनिया के मुसलमान ने एक आंदोलन चलाया, उसमें भारत ने भी एक आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन जो है 1919 से लेकर 1924 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 तक हुआ था। ब्रिटेन ने बनाम तुर्की जर्मनी की बात चल रहा था, यहाँ युद्ध जो हुआ था ब्रिटेन और जर्मनी के बीच हुआ था। 10 अगस्त 1920 में सेवरेज की संधि हुई थी। खलीफा पद का अपमान किया गया था। अली बंधु में कौन कौन आता है, तो मोहम्मद अली और शौकत अली, 2 व्यक्ति का नाम फेमस है। मोहम्मद अली और शौकत अली को अली बंधु कहा जाता है। मोहम्मद अली और शौकत अली क्या बोलते हैं, अली बंधु बोलते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का स्थापना सितंबर 1919 में होता है। अखिल भारतीय
खिलाफत समिति का स्थापना कब हुआ? 1919 में। इसका अध्यक्ष थे आपको गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया। और आपके सदस्य अली बंधु में दो नाम याद रखना, फिर से एक बार देखो अली बंधु में क्या क्या था, रिकॉल करो भैया। मोहम्मद अली और आपका शौकत अली, मोहम्मद अली और आपका शौकत अली, दो व्यक्ति आते हैं अली बंधु में। तो यहाँ पे अली बंधु में कितना व्यक्ति आएंगे? दो व्यक्ति आएंगे, एक का नाम है मोहम्मद अली और एक का नाम है आपका शौकत अली। तो ये मोहम्मद अली और शौकत अली दो व्यक्ति, तो अली बंधु, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, अब्दुल बारी आदि शामिल थे। उद्देश्य था खलीफा की सर्वोच्चता पुनः स्थापित करना और स्वराज की स्थापना करना, ये इनका उद्देश्य था। इलाहाबाद की बैठक की बात करते हैं तो जून 1920 में, कब दोस्तों? जून 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ करने का प्रस्ताव को क्या किया गया था? आपका स्वीकार किया गया था। और 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। तो खिलाफत दिवस कब? 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस, और 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को एक खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का काम यहाँ पे होती है। इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब समझते दोस्तों यहाँ से कुछ और फंडा। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की हम बात करते हैं। 1920 से लेकर 1922 तक आपका असहयोग आंदोलन चला था। कब से कब तक? 1920 से लेकर 1922 तक। महात्मा गांधी के प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन थे। प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को और समाप्ति होता चौरा चौरी घटना के समय 1922 में। रौलेट एक्ट के खिलाफ में कारण क्या था? रौलेट एक्ट था उसके खिलाफ में जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग की हत्याकांड में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आया था 1919 में, और इसी के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया। द्वैत शासन कुल 3 बार लग गया। सबसे पहले द्वैत शासन 1765 से, यहाँ लिखते हैं 1765 से 72 तक बंगाल में द्वैत शासन। फिर आपका 1919 ईस्वी में आपका प्रांत में द्वैत शासन, और 1935 में आपका केंद्र में लगेगा द्वैत शासन, है ना। तो अब यहाँ प्रथम विश्व युद्ध, सेवरेज की संधि और तुर्की के से दुर्व्यवहार था, महंगाई, बेरोजगार बढ़ रहे थे, अंग्रेजों ने भारतीयों को स्वराज प्रदान नहीं किया था, इसीलिए ये आपका आंदोलन की शुरुआत हुआ था। असहयोग आंदोलन का जो आपकी प्रारंभ थी, ऑफिशियल स्टार्टिंग था, वो आपका 1 अगस्त 1920 को। तो क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? दोस्तों याद रखना है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो होती है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। उस समय तिलक की मृत्यु हो गया था और तिलक को 1 करोड़ लक्ष्य का स्थापना किया गया था। महात्मा गांधी केसरी हिंद की उपाधि को त्याग दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। अब यहाँ पे कांग्रेस की स्वीकृति, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने विशेष अधिवेशन बुलाया और वी रघुवाचारी की अध्यक्षता वाले नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में इसको स्वीकृति दे दिया गया था। तो ये आपका कांग्रेस ने इसका स्वीकृत कर दिया गया असहयोग आंदोलन का। अब समझते हैं हम यहाँ पे कलकत्ता का विशेष अधिवेशन क्या क्या है। अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय, जो कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 में, इसका अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय, है ना। कौन की दोस्तों? लाला लाजपत राय इसका अध्यक्षता यहाँ पे कर रहे थे। गांधी जी ने असहयोग के प्रस्ताव पेश किए थे। असहयोग आंदोलन के विरोध मोतीलाल नेहरू, CR दास, विधायिका के बहिष्कार के कारण किया था। जिन्ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, नारायण चंद्रवाकर, बिपिन चंद्रपाल, रविंद्रनाथ टैगोर, जो रचनात्मक और रचनात्मक कार्यों का समर्थन परंतु बहिष्कार के निष्ठुर बर्बादी कहा है इसके बारे में। तो ये सभी लोगों ने यहाँ पे यहाँ जो आपका असहयोग आंदोलन का जो आपकी विरोध करने काम करता, मतलब जितना भी लोग अभी हम नाम बताएं वो सभी चाहता था कि असहयोग आंदोलन ना हो। इसका विरोध सबसे पहले मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, चित्तरंजन दास कर रहे थे, जीना कर रहे थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे, मदन मोहन मालवीय, ये तमाम लोग, रविंद्रनाथ टैगोर भी इसका विरोध किए थे कि असहयोग आंदोलन नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी किया था। अब यहाँ पे कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो अध्यक्ष था चक्रवर्ती वी रघुवाचारी, जो इनका अध्यक्ष है विजय रघुवाचारी, इसको शॉर्ट में पूरा नाम है, CR दास ने असहयोग प्रस्ताव को पेश किया, स्वीकार किया गया, प्रभाव हुआ। कांग्रेस के उद्देश्य परिवर्तन, संवैधानिक तरीकों के स्थान पर अहिंसक उचित तरीकों की यहाँ पे बात की जा रही, मतलब क्या हिंसा ना फैलाना है। एनी बेसेंट, विपिन चंद्रपाल आदि, जिन्ना आदि कांग्रेस से त्यागपत्र ले लिया था। इसी समय ने आपको कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। ये सभी लोग चाहते थे भैया असहयोग आंदोलन ना हो, जिन्ना भी, विपिन चंद्रपाल, ये सब सभी जो है कांग्रेस इसी समय आपका त्यागपत्र ले लिए थे। आंदोलन के कार्यक्रम और घटनाएं की कुछ हम बातें पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से आंदोलन कार्यक्रम चले थे। तो इसमें असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन की बात होती है, रचनात्मक कुछ बातें। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो ब्रिटिश उपाधियों का त्याग, गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि से त्याग दिया था। जमनालाल बजाज ने आपका राय बहादुर की उपाधि त्यागा था। सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल आदि वकालत करना क्या कहते दोस्तों छोड़ दिए थे। अब हम कुछ और फंडा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सरकारी शिक्षा के विरोध में स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया। इसमें 1920 में काशी विद्यापीठ की स्थापना किया गया। 1920 में जामिया विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया, जो कि मतलब सरकारी शिक्षा का विरोध और स्वदेशी शिक्षा, मतलब कि अपने देश के लोग बढ़ाए। 1920 में गुजराती विद्यापीठ का स्थापना किया। तो 1920 में आपको 3 चीज़ की बात याद रखना है
क्या क्या, काशी विद्यापीठ है ना, गुजराती विद्यापीठ और जामिया विश्वविद्यालय। सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य बने थे। जेपी नारायण जो थे बिहार ने आपके कॉलेज की स्थापना किया था। मतलब कि जेपी नारायण में बिहार में एक कॉलेज की क्या किया दोस्तों, यहाँ पे स्थापना किया था। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हो, स्वदेशी का मतलब ये होता है कि देश की वस्तु का इस्तेमाल करना और विदेशी वस्तुओं के यहाँ पे क्या करना, बहिष्कार करना। आंदोलन का दमन, किस प्रकार से आंदोलन का दमन किया गया था, तो 1921 ईस्वी में, बोलो कब, 1921 में लॉर्ड मिंटो के स्थान पर लॉर्ड रीडिंग को वायसराय बनाया गया। तो 1921 में लॉर्ड मिंटो के स्थान पर लॉर्ड रीडिंग को वायसराय बनाया गया। दमन की बात करते, अल्लू बंधु की यहाँ पे गिरफ्तारी हो गया था, है ना, अली बंधु की गिरफ्तारी हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत में आगमन के विरोध किया गया। गांधी जी ने बरदौली में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दे दिया था। 5 फरवरी 1922 को चौरा हत्याकांड उत्तर प्रदेश में होते, किसान के लोगों ने हत्याकांड करवा दिया था। और भगवान अहिर के द्वारा निकाले गए जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इससे कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, यहाँ सब लिखा हुआ है। लोगों ने चौरी पुलिस थाने को जलाया, 20 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई था, है ना। 21 को सिपाही थे, वो दरबार साहब थे। तो 20 + 21 पुलिसकर्मी और 22 पुलिसकर्मी कह देता है। सरकार ने 170 लोगों की फांसी दे दी। मदन मोहन मालवीय ने 151 लोगों को बचाया भी था, है ना। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने बरदौली से आंदोलन को स्थगित कर दिया और यंग इंडिया पुस्तक लिखे थे और लिखा था, मैं हर यातना सह सकता हूं पर हिंसा को कभी स्वीकार मैं नहीं करूंगा, मतलब ऐसा गांधी जी ने कहा था। मतलब कि असहयोग आंदोलन इसलिए वापस हो गया क्योंकि भैया गांधी जी जो थे वहां पे चौरा हत्याकांड हो गए थे, इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया 12 फरवरी 1922 को। तो वापस कब लिया गया, 12 फरवरी 1922 को। मार्च 1922 में न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को गिरफ्तार करवाया और 6 वर्ष को इसको कारावास दे दी गई। लेकिन गांधी जी को स्वास्थ्य खराब हो गए और खराब स्वास्थ्य कारण फरवरी 1924 को गांधी जी को रिहाई कर दिया गया और 1924 में बेलगांव सम्मेलन में दे तक और कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन का अध्यक्षता गांधी जी के थे कर्नाटक के बेलगांव। क्या दोस्तों, कर्नाटक के बेलगांव में इन्होंने मात्र एक अधिवेशन का अध्यक्षता करने का काम किए थे। गांधी जी का विरोध, है ना, ऑपोजिशन ऑफ गांधी जी की बात हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले गांधी जी के विरोध की अगर हम कहानियां करते हैं दोस्तों, तो डॉक्टर मुंजे ने निंदा प्रस्ताव पेश किया था, है ना। लाला लाजपत राय, किसी एक स्थान के पाप के कारण संपूर्ण देश को दंडित करना कहाँ का न्याय संगत है। मतलब गांधी जी जब असहयोग आंदोलन को वापस लेते तब इन लोगों ने उनके खिलाफ में आ गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटना, आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं। मोतीलाल नेहरू ने कहा था यदि कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए। CR दास ने कहा था गांधी जी आंदोलन को बहुत साहस से प्रारंभ करते हैं लेकिन कुछ समय कुशलता चलाते हैं परंतु अंत में साथ छोड़कर भाग जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम सबको बड़ा दुख हुआ जब हमने सुना कि हमारी लड़ाई उस समय बंद हो गई जब हम सफलता की ओर बढ़ रहे थे। ऐसे लोगों ने गांधी जी का क्या किया दोस्तों, इन लोगों ने विरोध भी किया। क्यों किया, क्योंकि भाई गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या लिया था, वापस लेने की बात हो गया था, है ना। अब हम समझते हैं कुछ और फंडा। और अब यहाँ बातें क्या क्या, अगला पॉइंट समझिए, स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ। जैसे यहाँ पे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिए, गांधी जेल चले गए, तब कुछ लोगों ने कांग्रेस से हटकर एक नया पार्टी बनाया, स्वराज पार्टी। आपको 1923 में, मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, जिसका 2 व्यक्ति का नाम आता है। इसका कोटिंग हम कई बार बता चुके हैं, मो से मोतीलाल और ची से आपका चित्तरंजन दास। तो मोतीलाल और चित्तरंजन दास ने एक आपका स्वराज पार्टी का स्थापना करता है, चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में, और मोतीलाल नेहरू जिनके महासचिव थे, और यहाँ पे स्वराज पार्टी की स्थापना। सदस्य की बात करते हैं तो श्रीनिवास अयंगर, मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी, आपका NC केकलर, विट्ठल भाई पटेल, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष। उद्देश्य था, इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनाव के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 में भारत अधिनियम का उन्हेच्छा करना, यही उनका आपका उद्देश्य था। तो ये 3 व्यक्ति का नाम यहाँ पे आ जाए। पृष्ठभूमि क्या थी इनकी, तो भैया याद रखना, वर्ष 1919 में भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित केंद्रीकृत प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस ने गांधी जी को निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और 1920 में चुनाव में भी भाग नहीं लिया था। सहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश का वातावरण अजीब निराशा का माहौल बन गया था। इसीलिए अब यहाँ पे कांग्रेस की बात अगर करते हैं हम यहाँ पे, तो कांग्रेस के भीतर 2 गुट बन गए। एक का नाम है परिवर्तनवादी, एक का नाम आपका परिवर्तनवादी जो कि आपका विधान परिषद में हिस्सा लेना है, और एक जो आपका था अपरिवर्तनवादी
जो विधान परिषद में हिस्सा नहीं लेगा। ये विधान परिषद में हिस्सा लेगा और यह विधान परिषद में हिस्सा नहीं लेगा। CR दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल ये आपका परिवर्तनवादी में थे। और आपका जो विधान परिषद में हिस्सा नहीं लेगा अपरिवर्तनवादी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विट्ठल भाई आपका यहाँ पे विट्ठल भाई पटेल और CR आपकी जो है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। विट्ठल भाई पटेल यहाँ भी थे, सॉरी यहाँ वल्लभ भाई पटेल, माफ करें दोस्तों, यहाँ वल्लभ भाई पटेल है और यहाँ विट्ठल भाई पटेल। कांग्रेस का गया अधिवेशन काफी फेमस है। 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था और स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी गठन होता है दोस्तों, और इसका अध्यक्ष CR दास करते हैं। कौन करते हैं? CR दास करते हैं। परिवर्तनवादी के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या दिया था आपको? इस्तीफा दिया था। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन में? तो याद रखना है दोस्तों, कांग्रेस का गया अधिवेशन में। क्या कांग्रेस का कौन अधिवेशन में? तो कांग्रेस का गया अधिवेशन में। आपको इतनी बात याद रखना है ना। अब हम पॉइंट को और कुछ बढ़ाते हैं। सबसे पहले कांग्रेस और स्वराज पार्टी का मध्य एकता हेतु कांग्रेस का दिल्ली विशेष अधिवेशन 1923 में हुआ था। इसका अध्यक्षता मौलाना आजाद कर रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो सबसे कम उम्र में कर रहे थे, करीब 35 साल की उम्र में, है ना। कांग्रेस के सदस्यों को व्यक्तिगत स्तर पर चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता दी गई थी इसमें आपका। अब हम यहाँ पे सबसे स्वराज पार्टी की सफलता क्या क्या हुए, अगर स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुआ वो किस प्रकार से सफल हुए, तो आपका 1923 में का चुनाव में केंद्रीय विधानमंडल सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो है 101 निर्वाचित सीटों में 12 पर आपका जीत हुआ था। प्रांतीय विधानमंडल मध्य प्रांत स्पष्ट बहुमत, बंगाल सबसे बड़ी पार्टी, संयुक्त प्रांत व असम में दूसरी बड़ी पार्टी थी। ये आपका है ना, ये आपको इनको बहुत बड़ी जीत भी मिला था, है ना, सबसे बड़ी पार्टी आया था। संयुक्त प्रांत व असम में दूसरी बड़ी पार्टी थे। अब यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 पर सरकार का पराजय हुआ। विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनाने में सफलता मिला। अवरोध नीतियों द्वारा विधानमंडलों को अच्छे चरित्र रोजगार किया गया। गोलमेज सम्मेलन का सुझाव दिया गया और फलतः मुंडीमैन आयोग का गठन किया गया। नगर पालिका व स्थानीय निकायों पर वर्चस्व की अगर बात करते हैं तो 1923 से आपका 24 तक की इनकी कहानी आती है। कोलकाता में CR दास मेयर व सुभाष चंद्र बोस मुख्य अधिशासी चुने गए। अहमदाबाद में विट्ठल भाई पटेल की बात आती है। पटना में राजेंद्र प्रसाद की बात आती है और इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू नगर पालिका का अध्यक्ष चुने गए। तो इस प्रकार से स्वराज पार्टी के लोगों का कुछ ना कुछ आपका सफलता मिला था। गांधी एक्ट हुआ था आपका नवंबर 1924 में, एक एक्ट हुआ था जिसको पैक्ट, गांधी दास पैक्ट। गांधी और चित्तरंजन दास क्या कहते दोस्तों, गांधी और चित्तरंजन दास जो है आपस में मिलकर एक पैक्ट बनाया था नवंबर 1924 में। नवंबर 1924 में इस पैक्ट को कहा गया गांधी दास पैक्ट। गांधीदास पैक्ट नवंबर 24 में इसका स्थापना होता है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, है ना, आपका CR दास, ये सभी लोगों ने मिलकर गांधीदास पैक्ट की स्थापना की। गांधी के सहयोगियों खादी आंदोलन चलाए थे। स्वराज पार्टी राजनीतिक अभियान की जिम्मेदारी विधानमंडलों में कांग्रेस का अंग के रूप में कार्य करेगी। बेलगाम अधिवेशन का अध्यक्षता गांधी जी खुद के, जो कांग्रेस का एकमात्र और अंतिम कर्नाटक के बेलगांव में गांधी जी ने किया था। इस प्रकार से चित्तरंजन दास और गांधी के बीच समझौता हो जाती है 1924 में, नवंबर 1924 में। तब इसी के बीच में एक आता है साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन क्या है, बड़ा ध्यान समझिएगा दोस्तों। 1909 में हम आपको पढ़ाए थे कि मार्लो मिंटो सुधार आया था। कब? 1909 में। उसके 10 साल के बाद 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आया और 1929 में आने वाला था साइमन कमीशन। हर 10 साल पर, हर 10th ईयर पर, हर 10 साल पर अंग्रेजों ने क्या करने का काम किया, तो भैया हर 10 साल पर अंग्रेजों ने भारतीयों को राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ नियम बनाने के लिए, सुधार करने के लिए कोई ना कोई कानून बनाकर भेजते थे। तो 10 साल पर इनको आना था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कब आया था? 1919 में। 10 वर्षों का बाद आयोग का गठन करने की प्रावधान था, लेकिन गठन हो गया 1927 में। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन, जो कि आपका कंजर्वेटिव पार्टी इंग्लैंड का था, इसका अध्यक्ष कर रहा था भैया जॉन साइमन। सदस्य थे इसमें 7। इरविन की सिफारिश पर 7 ब्रिटिश ही आपका सदस्य थे। लोग को विरोध हो गया क्योंकि इसको आना था 10 साल में, लोग आ गया भैया 8 साल में। गठन हो गया 1927 में और भारत पहुंच गया था 1928 में। 8 सालों में ये आ गया तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब विरोध का एक और कारण था कि साइमन कमीशन में 7 लोग थे और 7 के 7 अंग्रेज थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। जबकि कानून किसके लिए बन रहा है? तो कानून बन रहा है भारतीय के लिए। तो जब भारतीयों के लिए कानून बन रहा है तो उसमें भारत के लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और भारत के लोग चाहिए, इसमें एक भी भारत के लोग नहीं थे। प्रमुख सदस्य आपका क्लीमेंट एटली था। इसीलिए इसको विरोध किया गया। पूरे हिंदुस्तान में साइमन गो बैक का नारा लग गया। अब यहाँ पे कुछ और बात समझते हैं।
दिसंबर 1927 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता करते एम ए अंसारी, डॉक्टर एम ए अंसारी इसका अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें डिसीजन लिया गया अखिल भारतीय विरोध, मतलब कि अखिल भारतीय की इसका विरोध करना पूरे भारतीय मिलकर, और साइमन गो बैक का यहां पे नारा लगे थे। समय से 2 वर्ष पूर्व गठन, समिति में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है, सभी ब्रिटिश सदस्य हैं। भारतीय संविधान का निर्माता में भारतीय नहीं है, मतलब कि नियम कानून जो बनाया गया इसमें भारतीय शामिल नहीं है। स्वराज हेतु आवश्यक योग्यता, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ और पूरे हिंदुस्तान में गो बैक का नारा लगा। 3 फरवरी 1928 को, कब दोस्तों? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कहां पहुंचता है? तो बंबई पहुंचता है। साइमन भारत में बंबई पहुंचा 3 फरवरी 1928। विरोध में आपका लखनऊ में आपका विरोध करता नेहरू और जीबी पंत कर रहे थे। पंजाब में लाला लाजपत राय कहते, और लाला लाजपत राय जब विरोध करा था तो लाठीचार्ज वहां के अंग्रेजों ने, वहां के अधिकारियों ने कर दिया। जो अंग्रेजों अधिकारी जो था वहां लाहौर में जो लाठीचार्ज किया था उसका नाम था सांडस। क्या नाम था? सांडस। और सांडस ने लाठीचार्ज किए से इनकी मृत्यु हो गया था आगे चल के, है ना। इस पर लाठीचार्ज से मृत्यु हुआ था 17 नवंबर 1928 में। तभी काले झंडा और साइमन गो बैक के नारे लगे थे। उसके बाद आपको कुछ ही दिन के बाद 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को आपकी सांडस की भी हत्या कर दिया गया था। तो सांडस की हत्या कब किया गया था दोस्तों? 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सांडस का भी हत्या कर दिया गया था। अब हम समझते हैं साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन का आगमन में आपका बंबई में 3 फरवरी 1928 को साइमन बंबई पहुंचा था। प्रमुख विरोधी हिंदू महासभा, इंडियन लिबरल फेडरेशन, किसान मजदूर पार्टी, मुस्लिम लीग जिन्ना के नेतृत्व में भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कांग्रेस, ये सब लोग समर्थक कौन कौन करते लोग उसका, साइमन का कुछ लोग समर्थन भी किए थे। तो 5 लोग विरोध भी कर रहे थे और 5 लोग समर्थन भी कर रहे थे। पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी जो इसका समर्थन कर रहे थे, जस्टिस पार्टी जो मद्रास में समर्थन कर रहे थे, मुस्लिम लीग मोहम्मद शफी का गुट जो आपका समर्थन कर रहे थे, केंद्रीय सिख संगठन का समर्थन कर रहे थे, अखिल भारतीय अछूत संगठन का समर्थन कर रहे थे, है ना। विरोधी में लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु भी यहाँ पे हो गया था। ये आपका साइमन कमीशन से कुछ और फैक्ट जो आपको एग्जाम में पूछता है वो भी देख लेते हैं। 1919 में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में लागू की गई द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था। वहां का उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना न की जाए, इसीलिए उड़ीसा और सिंध में अलग अलग प्रदेश में दर्जा देने की बात कहा गया था। वर्मा को भारत से अलग, वर्मा जो म्यांमार है, अलग की जाने की अनुशंसा की गई थी। मताधिकार का विस्तार, इस मतलब कि इसके वर्तमान सीमा 2.8 से बढ़ाकर 10 से 15% करने की बात की गई थी। मतलब साइमन कमीशन के ये आपका सिफारिश, ये आपकी बातें थी, इसीलिए कुछ लोगों ने इसका समर्थन भी किया था। अगला पॉइंट समझते हैं। यहाँ पे कुछ और बातें। प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात पुनरीक्षण हेतु संवैधानिक आयोग की नियुक्ति व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। अल्पसंख्यक जातियों के हितों में प्रति गवर्नर जनरल का विशेष ध्यान देने की बात कहा गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम का आधार इसको बनाया गया था। अब यहाँ पे 1935 का आधार बन चुका है भारत शासन अधिनियम का। साइमन कमीशन की सिफारिशों को सर शिवास्वामी अय्यर ने रद्दी का टोकरी में फेंकने वाला लायक कहा था। मतलब इसकी जो सिफारिश था उसके इतिहासकार सर शिवास्वामी अय्यर ने रद्दी की टोकरी में फेंकने के लायक इसको बताया था। अब हम बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की। तो नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन के जब आपकी विरोध हुआ तब आपकी साइमन कमीशन के विरोध में भारत का सचिव के पद पर था, इंग्लैंड के रहने वाला था, बर्कनहेड था। उन्होंने कहा था क्या तुम लोग अपना संविधान खुद बनाओगे? तब कहा इन लोगों ने कहा, भैया कांग्रेस लोगों ने कहा कि हम बनाएंगे। तब कहा लोग बनाओ, लेकिन भैया ऐसा संविधान बनाना कि दूसरा कोई लोग भी इसको विरोध ना कर पावे। तब आया नेहरू रिपोर्ट और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट की बात कही। लेकिन बर्कनहेड ने क्या कहा था? लॉर्ड बर्कनहेड जो कहा था कि आप जो संविधान बनाकर पेश कर रहे हैं इससे पूरा भारतीय सहमत होना चाहिए। साइमन कमीशन के बहिष्कार के निर्णय परिणामस्वरूप भारत के सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीय नेताओं के ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दिया जिससे सभी राजनीतिक दलों को सहमति प्राप्त हो, और लोगों ने मान लिया। नेहरू समिति का स्थापना हुआ। फरवरी 1928 में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक के बाद मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रमुख सदस्य नेहरू रिपोर्ट की बात किया गया। 1928 में इस कमेटी के सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस की तरफ से, अली इमाम कुरैशी मुस्लिम लीग के सदस्य, एम.एस. अन्य, एम.आर. जयकर हिंदू महासभा, बाद में नाम वापस ले लिया था, मंगल सिंह जो सिख की तरफ से थे, तेज बहादुर छपरू उग्रवादी थे, उसके बाद एम.एन. जोशी लेबर पार्टी से थे, और
पी प्रधान नॉन ब्राह्मण थे। इस सभी लोगों ने मिलकर एक नेहरू रिपोर्ट की तैयार किया और जैसे ही नेहरू रिपोर्ट तैयार किया और नेहरू रिपोर्ट को जब पेश किया गया तब मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री की मांग कर दिया और कहा कि भैया हम इसको तभी मानेंगे इस बात को हम तभी मानेंगे, नेहरू रिपोर्ट को हम तभी मानेंगे जब 14 बात हमारा अब इसमें शामिल होना चाहिए। और यह 14 बात ऐसा था कि भैया कांग्रेस सम्मिलित नहीं कर सकता था, इसमें देश की अलग होने की बात कही गई थी तो कैसे सम्मिलित कर सकता था। नेहरू रिपोर्ट तो 14 सूत्री की मांग या 14 फॉर्मूला मार्च 1929 में, छोटा डेट 29 मार्च, माफ करिएगा नहीं मार्च 19 के ये डेटा करना, करेक्ट डेट हमको याद नहीं है, मार्च 1929 में जिन्ना का 14 सूत्री की मांग हुआ। नेहरू रिपोर्ट की बहुत सी बातों को मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम के हितों के विरुद्ध बताया और मार्च 1929 में रिपोर्ट की सदस्यता आपकी 14 शर्त की आपकी मांग की, मतलब रिपोर्ट में 14 बातें की मांग की गई थी। अब यहां पे कुछ और बात हम समझते हैं। हम यहां पे कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन कब की कहानी है, 1929 में कांग्रेस का होता है लाहौर अधिवेशन। कब? तो दिसंबर 1929 में। अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रमुख निर्णय, नेहरू रिपोर्ट प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया था, पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव को स्वीकृत दिया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया दिया गया था, 26 जनवरी 1930 में संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने के निर्णय लिया गया था, केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल सरकारी समितियों का पूर्णतः बहिष्कार किया गया था, 31 दिसंबर 1929 को राप्ती नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया। इसको बोलते हैं पूर्ण स्वराज की मांग। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में। क्या दोस्तों? पूर्ण स्वराज की मांग की बात है। फिर उसके बाद गांधी जी आए और गांधी जी कहा कि भैया हम आंदोलन करेंगे, और आंदोलन कैसे करेंगे, तो कहा कि हम भी 11 सूत्री की मांग रख लेते हैं और गांधी जी द्वारा 11 सूत्री की मांग 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से, कौन पत्र? यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड में आपके सम्मुख में आप 11 सूत्री की मांग किया। तो 11 सूत्री की मांग 31 जनवरी 1930 ईस्वी को किस किताब में? यंग इंडिया के माध्यम से लॉर्ड इरविन उस समय गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। इसमें क्या क्या कुछ बातें समझिएगा यहाँ पे कि 11 सूत्री की मांग इसमें क्या क्या था, इंपॉर्टेंट, इसलिए हम थोड़ा रीडिंग कर लीजिए। सेना के व्यय में 50% कटौती होना चाहिए, सिविल सेवा का वेतन में 50% की कटौती होना चाहिए, पूर्ण शराबी बंद, जो नीतीश कुमार जो बिहार में पूर्ण शराबी बंद लगाए हुए हैं उससे पहले आपका गांधी जी ने पूर्ण स्वराज की मांग किया था। राजनीतिक बंदियों को रिहाई की बात कहा गया था, आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार की बात किया गया था, हथियार कानून में सुधार करके बंदूकों इत्यादि को लाइसेंस को स्वीकृति को जन नियंत्रण के अंतर्गत लाने की यहाँ पे बात किया गया था। अगला देखते हैं दोस्तों, आपका स्टर्लिंग के विनिमय अनुपात घटाकर 1 शिलिंग और 4 पेंस की स्थापना किए गए थे, कपड़ा उद्योग का संरक्षण प्रदान किया गया था, तटीय नौवाहन को भारतीयों के लिए आरक्षित करना, भू राजस्व में 50% कटौती करने की बात कही गई थी, नमक कर की वृद्धि दर, नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की यहाँ बात किया गया था। निष्कर्ष निकला, इन मांगों पर अंग्रेजों ने कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। फलतः 14 फरवरी 1930 में साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की आलोचना भी आपका करने की सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय निश्चय किया था। मतलब ये किसी भी बात को लोग नहीं माना, तब गांधी जी ने 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक में गांधी जी ने कहा कि भैया अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की बात करेंगे और निश्चय कर लिया। उसके बाद शुरुआत हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। और क्या होना था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। इसमें क्या क्या पढ़ना है? सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, यहीं पे आपका जो आपका मॉडर्न इंडिया है वो आपकी समाप्त हो जाएगा। 12 जनवरी 1930 में दांडी मार्च की बात किया गया था, है ना। और आपका 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, 1937 में प्रांतीय चुनाव भी हुआ था, 1930 से लेकर 34 तक की बात करते हैं। पहले यहाँ से दोस्तों ऐसे आते हैं, 12 जनवरी 1930 में दांडी मार्च की बात, 1930-34 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता, और आपका 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन, 1932 में पुणे पैक्ट, 1932 में सांप्रदायिक पंचायत, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और आपका 1900 आपका यहाँ पे 37 की बात करते हैं तो आपका प्रांतीय चुनाव की बात हुआ था, है ना। इस प्रकार से सॉरी माफ करिए, यहाँ से गया था 31 के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर 32 में सांप्रदायिक पंचायत, फिर आपको 1932 में पुणे समझौता, 1932 में आपका द्वितीय आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन, 1937 में आपका प्रांतीय चुनाव, 23 मार्च 1940 में पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना के तहत कराची, मोहम्मद अली जिन्ना के 8 अगस्त 1940 में आपका अगस्त प्रस्ताव, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह, और आपका 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव,
और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। ये सारी बातें हम यहाँ पे 1942 में क्रिस्त प्रस्ताव, हाँ 1942 में, मार्च 1942 में क्रिस्त प्रस्ताव और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की बात हम यहाँ पे करेंगे। अगला हम पॉइंट समझ दोस्तों, इतनी सारी बात को डिटेल में अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक। परिचय क्या क्या है, गांधी जी का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन का विस्तार यहाँ पे होगा। आंदोलन का आरंभ 12 जनवरी 1930 में दांडी मार्च के द्वारा हुआ था। इसका चरण की बात करते हैं तो 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 तक, और आपका दूसरा चरण की बात 1932 से 1934 तक। मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पार्ट 1 और सविनय अवज्ञा आंदोलन पार्ट 2 की बात यहां पर करते हैं। मार्च 1930 में दांडी मार्च, जनवरी 1931 में आप गांधी इरविन पैक्ट होगा, सितंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा और 1934 में आपका आंदोलन की वापसी भी कर लिया जाएगा। अब समझते हैं कारण क्या था, क्या कारण था भैया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थापना होती है। सबसे पहले साइमन कमीशन गठन, नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति, 1929 में लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की लक्ष्य रखा गया था, 1929 में वैश्विक महामंदी भी हो गया था, ग्लोबल ग्रेट डिप्रेशन की बात चल रहा था यहाँ पे, गांधी की 11 सूत्री की मांग को स्वीकृत किया गया था, गोलमेज सम्मेलन में विफलता की यहाँ पे बात कही गई थी। अब हम कुछ और फैक्ट समझते हैं, है ना। दांडी मार्च की शुरुआत कहां से है, और आपका 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च का शुरुआत होता है। कब दोस्तों, 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च का शुरुआत होता है। 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत हुआ। गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी हेतु पद यात्रा प्रारंभ किया था। आपकी 24 दिन में 185 किलोमीटर की दूरी, 78 अनुयायी प्लस गांधी खूब, तो टोटल कितना 79 व्यक्ति के नाम आता है। 6 अप्रैल को दांडी नवसारी गुजरात पहुंचे थे और नमक कानून का उल्लंघन किया था और सविनय अवज्ञा का औपचारिक घोषणा यहां पे कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा को की तुलना नेपोलियन के पेरिस के साथ और मुस्लिनों के पेरिस यात्रा से किया था। यानी सुभाष चंद्र बोस ने इसको सराहा था। आंदोलन का कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आंदोलन का कार्यक्रम रहा था, तो 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी द्वारा घोषित किया गया था। नमक कानून का उल्लंघन करना एवं नमक स्वयं बनाने की बात की गई थी। करों को न अदा करना इनकी बात की गई थी। महिलाओं द्वारा शराब, विदेशी कपड़ों एवं अफीम की दुकानों पर धरना की बात कही गई थी। सरकारी उपाधियों और नौकरियों को परित्याग करना, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार एवं विदेशी कपड़ों की होली जलाना, सरकारी विद्यालय एवं महाविद्यालयों का बहिष्कार करना, चरखा एवं सूत काटने पर जोर देना, सत्य एवं अहिंसा के स्वरूप पर रखना ताकि स्वराज की प्राप्ति की जा सकता है। अगला बात करते हैं आंदोलन का प्रचार। किस प्रकार से हम आंदोलन का प्रचार की बात करते हैं, तो असम की बात है तो असम इस आंदोलन का प्रचार करा था तरुण राम फुकान। मणिपुर में जदोगनागो व रानी गैडिन्यू, जो आपका जिसको हम लोग बोलते हैं, इसे आंदोलन का नाम था जियारलंग आंदोलन। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालचारी, मालाबार में के केलपन व टी के माधवन, धरसना बंबई में सरोजिनी नायडू, इमाम साहिब, मणिलाल गांधी, पेशावर में चंद्र सिंह गढ़वाली, पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती आंदोलन इसको यहाँ पे कहा था, उड़ीसा में गोपी चंद्र, बिहार में चौकीदार करो, आपके क्या भैया चौकीदार कर रोको, मतलब इस प्रकार नाम था, गुजरात में इसको भूमि कर नहीं, मतलब इस प्रकार से आंदोलन का यहाँ पे अलग अलग जगह पे प्रसार इत्यादि हो रहा था। अब हम समझते दक्षिण भारत और उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में इसका आंदोलन का प्रसार कैसे था, तो तमिलनाडु में सी चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने इसी आंदोलन से प्रभावित होकर त्रिचनापल्ली से वेदरानु की पद यात्रा किया था और के केलपन व माधवन ने कालीकट से पयानूर की पद यात्रा किया था, इसी आंदोलन से आपका प्रभावित होकर। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट समझते हैं दोस्तों। धरसना बंबई की अगर बात करते हैं तो गांधी जी ने बंबई में धरसना को आंदोलन का केंद्र बनाया। गांधी जी ने धरसना को नमकशाला में नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया। 5 मई 1930 में गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे। नेतृत्व सरोजिनी नायडू, अब्बास तैयब जी, इमाम साहब और मणिलाल गांधी जी ने संभाला और आपका धरसना पर जाने की योजना बनाई। पुलिस ने निर्मम लाठीचार्ज किया, जिसके वर्णन अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने न्यू फ्रीमैन अखबार में किया। आपका धरसना जैसा आपका निर्मम दृश्य मैंने कभी नहीं देखा था। इनके बारे में तुलना भी किया था यहाँ पे। अगला लाल कुर्ती आंदोलन क्यों कहा भैया इसको, पश्चिमोत्तर प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन चला। नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान, काफी फेमस है लाल कुर्ती आंदोलन, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसको सीमांत गांधी, बादशाह खां, फक्रे अफगान भी कहते हैं।
इन्होंने अपने खुदाई खिदमतगार संगठन के सदस्यों जो लाल कुर्ता पहनते थे के साथ आंदोलन भी चलाया था। पत्रिका पख्तून जो कि आपको 10 रोजा कहा गया इसको, है ना। और तथ्य की बात करते थे, एकनाथ ईश्वर नाइनवाइसेंट सेल्डर ऑफ इस्लाम नामक पुस्तक भी निकाले थे। कबीलों में ने महात्मा गांधी को मलंग बाबा भी कहा था। कुछ कबीलों ने महात्मा ने क्या दोस्तों मलंग बाबा कहा था। अब यहाँ पे मणिपुर की बात अगर करते हैं कि मणिपुर में यहाँ क्या क्या चीजें थी, तो मणिपुर का जदोनांग आंदोलन की हम बात करते हैं तो नागपुर में जदोनांग के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। जदोनांग की फांसी दिया गया। फिर चचेरी बहन गैडी नीलू के नेतृत्व संभाला था। जवाहरलाल नेहरू ने इस रानी की उपाधि दिया थी इनको। और एक दिन ऐसा आएगा जब भारत इन्हें स्नेहपूर्वक याद करेगा, ये भी कहा था। बाद में गिरफ्तार किया गया, 1947 में इनको मुक्ति भी मिल गई थी। इन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा था। तो नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई गैडी नीलू को कहा जाता, जो कि आपका ये है। ऐसा याद रखना दोस्तों, गैडी नीलू याद रखना, बस याद रहेगा गैडी नीलू को आपका नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। आंदोलन की समाप्ति क्या है, क्या बात है भैया कि आंदोलन की समाप्ति भी हो गया था। तो 1930 में गांधी जी और अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। 5 मार्च 1931 में बड़ी फेमस है गांधी इरविन समझौता। मतलब कि एक तरफ से महात्मा गांधी और एक तरफ से आपका लॉर्ड इरविन था, और यहां पे एक समझौता किया गया, गांधी इरविन समझौता, जिसमें कहा गया भैया गांधी जी आप आंदोलन को स्थगित कर दो, और गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। 7 सितंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, उसमें गांधी जी गए भी। और 1931 में लॉर्ड वेलिंगटन नया वायसराय बनकर आया था, और गांधी इरविन समझौता नहीं माना और फिर से जो करना था वो करना शुरू कर दिया। इसीलिए जनवरी 1932 में गांधी ने पुनः इस आंदोलन को शुरुआत करती है। क्रूरता से दमन की बात करते नेताओं की गिरफ्तारी किया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था भी घोषित यहाँ पे कर दी गई थी। तब जाकर 1932 में पुनः सांप्रदायिक पंचायत और पुनः पैक्ट में गांधी जी का व्यस्तता की बात की गई थी। मतलब यहाँ पे गांधी जी ने पुनः सांप्रदायिक पंचायत और पुनः पैक्ट में आपकी बात हुआ। लोगों का समर्थन कम होने लगा। 1934 में आंदोलन अपने आप स्थगित कर दिया गया। गांधी जी ने पिछले 13 वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा बात कहा था, है ना। अब आइए गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं। तो गोलमेज सम्मेलन जो है आपकी यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता, भारत को पहली बार अंग्रेजों ने के बराबर का दर्जा मिला। जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो पहली बार बराबर का दर्जा मिल रहा था गांधी जी को, और भारत शासन अधिनियम 1935 का आधार दिया गया था। मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो चर्चा हेतु लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर जो बहिष्कार किया, तब जाकर आपका 3 गोलमेज सम्मेलन, प्रथम 1930 में, 1931 में, 1932 में, 30, 31, 32 3 गोलमेज सम्मेलन। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में मात्र भाग लिया था गांधी जी। और गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन भाग लिए थे, क्योंकि एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व कर रहे थे आपका गांधी जी। और गांधी जी लंदन गए थे भारत से, और कौन जहाज से? राजपुताना जहाज से। राजपुताना जहाज से ये आपका लंदन गए थे। 1931 ईस्वी में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होती है। अब उसमें आपके गांधी जी गए, लेकिन गांधी जी गए तो उनको संतुष्टजनक बात वहां नहीं लगा, इस सम्मेलन से सहमत नहीं हुए। तब 1931 में आए, फिर से 1932 में यह पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी की तरफ से कोई नहीं, मतलब कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था। 3 गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32, तीनों में कौन भाग लिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गांधी जी दूसरा में भाग लिया था 1931-16 में। इतनी बात समझ में आया। अगला पॉइंट को हम समझते हैं। अगला पॉइंट क्या क्या चीजों को हम समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं दोस्तों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन। स्थान और समय की बात करते हैं, सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। समय की बात करते हैं 12 नवंबर 1930 से लेकर आपका 1931 तक। उद्देश्य की बात करते हैं, साइमन कमीशन की सिफारिश, कुल स्वीकृति की बात की। उद्घाटन की बात करते हैं, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम को उद्घाटन किया था। सभापति की बात करते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे जे मैकडोनाल्ड, है ना, इसका क्या था? आपका सभापति थे। कुल की बात करते हैं, इसमें कितना लोग शामिल होते? कुछ 89 लोग शामिल होते। इसमें 57 ब्रिटिश थे, और आपका ब्रिटिश भारत से, जो कि मतलब वैसे भारत जिस पर ब्रिटिश कब्जा था। 16 को रियासत राजा राजाओं थे, और 16 ब्रिटेन के आपके लोग थे। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया और कोई प्रतिनिधि इसमें नहीं भेजा। हिंदू महासभा से मुंजे जयकर गए थे।
मुस्लिम से जिन्ना और आगा खां दोनों गए थे, उदारवादी से तेज बहादुर सप्रू गए थे, दलित से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गए थे और एंग्लो इंडियन से केटी पाल यहाँ पे शामिल हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। प्रमुख मांगे क्या था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रमुख मांग में यही बात कहा था कि भैया दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात कही जाना चाहिए, है ना। दलित जो है एक अलग समाज की स्थापना करना चाहता है, इसीलिए भड़क गए थे आपको गांधी जी। मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार करना चाह रहे थे। देशी रियासत ब्रिटिश भारत के अंतर्गत भारतीय संघ की स्थापना की बात कर रहे थे। निष्कर्ष क्या निकला? अखिल भारतीय संघ का निर्माण हुआ, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हुआ, केंद्र में द्वैध शासन ब्रिटिश सरकार की सहमति से लग गई। अब आती है गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को, कब दोस्तों? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। कब हुआ? 5 मार्च 1931 के। जनवरी 1931 में गांधी की रिहाई हुई थी। फरवरी 1931 में तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर के प्रयासों से गांधी जी ने दिल्ली में इरविन से, है ना, ये अरविंद के जवाब कहाँ था, इरविन से मुलाकात किया था। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। समझौता में कुछ स्वीकृत बिंदु क्या क्या है? समुद्र तट के निकट रहने वाले लोगों को निश्चित सीमा के भीतर निःशुल्क समुद्री नमक बनाने या लेने का अनुमति दे दी जाएगा। सरकार द्वारा विदेशी वस्तुओं या अफीम और शराब दुकानों पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की अनुमति देने की बात कही गई थी, है ना। इतनी सारी बात जो है यहाँ पे आपको कहा गया था। सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे चुके भारतीयों के विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श किया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में सरकार द्वारा जारी अध्यादेशों को वापस ले लिया जाएगा। सरकार द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्तियों को पुनः लौटा दिया जाएगा तथा हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त राजनीतिक आंदोलनकारियों को रिहा कर दिया जाएगा। कांग्रेस द्वारा इस शर्त पर दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय लिया था और तब जाकर दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। समझौते के अस्वीकृत बिंदु क्या क्या था? पुलिस ज्यादा दियों की जांच कराएगी, भगत सिंह और उनके क्रांतिकारियों से की फांसी जो आपकी माफ कर दी जाए, ये चीजों पर जो बात हुआ था, लेकिन अस्वीकृत किया गया, इसको अस्वीकार नहीं किया। प्रतिक्रिया क्या है? के मुंशी ने भारत के संवैधानिक इतिहास में युग का प्रवर्तक घटना के रूप में संबोधित किया था। कांग्रेस के वामपंथी और युवा नेताओं समझौते से असंतुष्ट थे। जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के अनुसार गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य के बिना ध्यान रखे समझौता कर लिया था, है ना। ये बात इनकी थी आपको दोस्तों। तब आया भैया दूसरा गोलमेज सम्मेलन। एक कब आया? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1930 से लेकर 1 दिसंबर 1930 तक चला था। स्थान और समय की बात करते हैं तो सेंट जेम्स पैलेस लंदन में 7 सितंबर 1930 से 1 दिसंबर 1930 तक। वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन, जिनका कार्यकाल था 1931 से 1936 तक। ब्रिटिश प्रधानमंत्री था आपको मैकडोनाल्ड और सम्राट था जॉर्ज पंचम। और शामिल हुआ, देखो भैया हमारा ई बोस शामिल हुए थे, है ना। ये आपका शामिल हुआ था, अरे भाई साहब, ये आपका उज्जर वाला, है ना, गांधी जी शामिल हुए थे। ये गांधी धोती कब से पहना से नहीं पता, माफ करो दोस्तों, 1921 में गांधी धोती पहना शुरू कर दिए थे असहयोग आंदोलन के दौरान। आइए अब हम बात करते हैं प्रतिभागी की, बात करते हैं कि इसमें क्या क्या था। तो कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी 55 राजपुताना जहाज किंग पैलेस में रुके थे। अपने खर्चों पर मदन मोहन मालवीय तथा एनी बेसेंट गए थे। दलित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गए थे। भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, देखिए मैडम बगले में है ना, सरोजिनी नायडू गए थे। भारतीय व्यापारी जीडी बिड़ला गए थे, जीडी बिड़ला। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय गए थे। उदारवादी सप्रू और चिंतामणि जी गए थे। मुस्लिम लीग से जिन्ना और इकबाल गए थे। ये आपका इसमें सभी लोग। परिणाम क्या हुआ? गांधी जी ने अनुसूचित जातियों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बताया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का मांग का विरोध कर दिया और सांप्रदायिक प्रतिरोध के चलते 1 दिसंबर 1931 का सम्मेलन को समाप्त कर दिया गया। कोई ठोस निर्णय इसमें नहीं निकला था। अब यहाँ पे गांधी जी असंतुष्ट थे। कौन थे भैया? गांधी जी क्या थे? असंतुष्टि थे। अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गांधी जी भारत आए तो सच में गांधी भारत आए, यह सच है कि खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया है मैंने उसे नीचा नहीं होने दिया, उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया, ऐसा गांधी जी बोले थे। फ्रैंक मॉरिस अर्धनग्न फकीर को ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा है एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था।
उसके बाद रैमजो मैकडोनाल्ड में सांप्रदायिक पंचायत हुआ 1932 में। तो क्वेश्चन आता है कि सांप्रदायिक पंचायत कब 1932 में, और पूना पैक्ट कब हुआ 1932 में हुआ था भैया पूना पैक्ट। तो कब दोस्तों 1932 में कौन पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट हुआ। अब हम कुछ बातें और समझते हैं। तो ये यहाँ पे आपका पूना पैक्ट की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं सांप्रदायिक पंचायत। बोलो कौन दोस्तों, सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड 1932 वाला। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक निर्वाचन पर कोई सहमति नहीं। रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीय मताधिकार समिति लोथियम समिति का गठन किया। 16 अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया गया। 4 जून 1932 में गांधी जी को गिरफ्तारी एवं जेल भेज दिया गया था, है ना। दलित वर्ग को मुस्लिम, महिला, सिख, आंग्ल, भारतीय, ईसाई के तहत पृथक निर्वाचन के अधिकार दिया गया था, है ना दोस्तों। अब यहाँ पे 20 सितंबर 1932 में यरवदा जेल में गांधी जी का आमरण अनशन हुआ। यहाँ अछूतों को हमेशा अछूत रखेगा। 26 दिसंबर 1932 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी के बीच समझौता, उसको नाम लिखा है आपका पूना समझौता। तो इस प्रकार से आपका यहाँ तक हम बातें को समझाएं। पूना समझौता के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं कि क्या क्या पूना समझौता की बात है। तो पूना समझौता जो है वो आपका 26 सितंबर 1932 को हुआ था, है ना। कब हुआ था, 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। 20 सितंबर 1932 को सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध यरवदा जेल में गांधी जी का आमरण अनशन, प्रथम आमरण अनशन थे। मदन मोहन मालवीय, हरेंद्र प्रसाद का सहयोग, डॉक्टर अंबेडकर से मुलाकात। 26 सितंबर डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच पुना का समझौता की बात की गई थी, है ना। तो अब यहाँ पे कौन समझौता, पुना समझौता हो गया। प्रमुख बिंदु की अगर हम बात कर लेते हैं तो दलित के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त किया गया, है ना। केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के लिए निर्धारित सामान्य स्थानों पर 18% दलितों का वर्ग के लिए आरक्षित रखा गया। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया। इनका प्रमुख बिंदु रहा था, है ना। अब हम कुछ बातें और समझते हैं। ये आपकी पुनः समझ का प्रमुख बिंदु जो आपको हम पढ़ के वहाँ सुनाए वही है आपका। अगला बात समझते दोस्तों कि यहाँ पे क्या होता है। तो महात्मा गांधी दलित उत्थान हेतु कार्यरत थे। 31 सितंबर 1932 को अखिल भारतीय छूत विरोधी और हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया गया। इसका अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। पत्रिका हरिजन जो गांधी जी निकाले थे, और हरिजन यात्रा नवंबर 1933 से अगस्त 1934 तक चला था आपका हरिजन यात्रा। तब जाकर हुआ तीसरा गोलमेज सम्मेलन, है ना। कौन सम्मेलन दोस्तों, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तब जाकर 17 नवंबर 1932 से लेकर आपका 24 दिसंबर 1932 तक, स्थान सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। 17 नवंबर 1932 से लेकर आपका 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। प्रतिनिधि कांग्रेस में कोई भाग नहीं लिया था, मुस्लिम में कोई भाग नहीं लिया था। डॉक्टर अंबेडकर, तेज बहादुर तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। एक व्यक्ति और याद रखना दोस्तों, पहले से एक ही व्यक्ति का नाम है। तीनों गोलमेज सम्मेलन, पहला 1930 में, 31 में, 32 में आपका अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू श्वेत पत्र जारी किया था। लॉर्ड लिथको समिति का स्थापना किया था। भारत शासन अधिनियम की यहाँ पे पेश हुआ था। इसमें भारत का सचिव सैमुअल होर को बनाया गया था। वायसराय बिलिंगटन थे। ये कुछ बात आपको यहाँ। तब जाकर 1937 में आपका क्या होता है, प्रोविजनल इलेक्शन की बात कही जाती है कि अब भारत के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दिया था। लेकिन 1937 में जो चुनाव लड़ने का मौका दिया गया था वह किस अधिनियम के तहत, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बात किया गया था। 1930 में प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना किया गया था साइमन कमीशन की रिपोर्ट के तहत। 1930 से लेकर 32 तक लंदन में गोलमेज सम्मेलन चला था। 1935 में आया था भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था कांग्रेस की सहमति से, है ना। 1936 में लखनऊ अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 1937 में फैजपुर का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भी किया गया था। अब जाकर 1937 में भारत में कुल 11 प्रांतों में चुनाव होता है। कितना प्रांतों में, 11 प्रांतों में चुनाव होता है, जिसमें से मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बंबई, बंगाल, पंजाब, पश्चिमोत्तर प्रांत, असम और आपका सिंध जो है एक कुल 11 प्रांतों में होता है, जिसमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस अपना सीट निकालता है। और कितना प्रांतों में निकालता है तो याद रखना, 3 प्रांतों में निकालता है। वह प्रांत बीपीएससी बोलना है। बी से होता है भैया बंगाल, पी से पंजाब। तो बंगाल में जो आपकी बंगाल, यहाँ पे बंगाल, पंजाब और अपना सिंध में ये आपका 3 जगहों पर कांग्रेस, सी फॉर कांग्रेस। तो ये 3 जगहों पर कांग्रेस अपना सीट नहीं जीत पाया, बंगाल, पंजाब और सिंध। ये आपका प्रांतीय चुनाव हुआ था 1900 कितना में दोस्तों, तो 37 में हुआ था। आई ना बात समझ में। बाकी सभी जगह पर कांग्रेस ने अपना सीट निकाल लिया था। 3 जगह पर बंगाल, पंजाब और सिंध में ये अपना सीट जो है वह नहीं निकाल पाता है।
रिजल्ट क्या होती है समझिएगा ध्यान से। इसका रिजल्ट ये होती है भैया, कांग्रेस और अन्य दल में सबसे बड़ा पार्टी कांग्रेस बना, है ना। 5 राज्य मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मद्रास में स्पष्ट बहुमत मिला। 3 राज्य और पश्चिमोत्तर प्रांत बंबई और असम में सबसे बड़ी पार्टी मिलूजुली का सरकार बनी। 8 प्रांतों में सरकार बना लिया, है ना। 8 प्रांतों में कांग्रेस का सरकार बना, जिसमें संयुक्त प्रांत गोविंद बल्लभ पंत, मध्य प्रांत एन.बी. खेरे, बाद में रविशंकर शुक्ला बने थे। बिहार में का मुख्यमंत्री जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने थे वो आपका 1937 के चुनाव के तहत बने थे। याद रखना, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह किसके चुनाव के तहत? 1937 के चुनाव के तहत बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने थे। याद होगा आपका, है ना। अब ये आपका कृष्ण सिंह यहाँ पे बन गया। अब दोस्तों एक बात और समझिएगा कि यहाँ पे बिहार का तो मुख्यमंत्री बन गया श्री कृष्ण सिंह, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री का नाम नहीं था, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। अदर पार्टी की बात कर, डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी ने मुंबई में 13 सीट जीत लिया था। बात समझ में आया। पंजाब में यूनियन पार्टी और मुस्लिम लीग की हदायत खान की बात आया था, और आपका बंगाल में कृषक पार्टी और मुस्लिम पार्टी यानी कि जो फजहुल हक थे वो आपका कब्जा कर लिया था। मतलब कुछ 11 राज्यों में से, प्रांत को राज्य बोलते हैं, 8 राज्यों में कांग्रेस जीता, बाकी अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी ने जीत गया था। अब पाकिस्तान की मांग आ गया। किसकी मांग आया? पाकिस्तान का। 23 मार्च 1940 में, बोलो कब दोस्तों? 23 मार्च 1940 में पाकिस्तान की मांग होती है। कब मांग होती है? 23 मार्च 1940 में पाकिस्तान की मांग कही गई। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन, मोहम्मद इकबाल, 1930 के जो मुस्लिम लीग का जो इलाहाबाद अधिवेशन था, मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता में आपका सबसे पहले धर्म के आधार पर पृथक राज्य की मांग किया गया था, लेकिन पाकिस्तान शब्द उस समय नहीं था। पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम राज्य बनाने की मांग किया गया था 1930 में, लेकिन 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने पहला बार पाकिस्तान का नाम दिया। तो पाकिस्तान का नाम किसने दिया? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान की मांग किया। पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान में आपका इस प्रकार से पाकिस्तान एरिया कहा गया। पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर और सिंध का बलूचिस्तान वाला एरिया कहा भैया ये सब हो जाएगा पाकिस्तान में। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ। इसका अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग किया गया, जिसका प्रारूप जो तैयार किया सिकंदर हयात खान, प्रस्तुतकर्ता था फजहुल हक और समर्थक था भैया खली कुजमा। क्या नाम था आपका? खली कुजमा, जो इनका आपका समर्थन था। इतनी बात समझ में आई। अब कुछ पॉइंट हम और समझते हैं। अगस्त 1940 में आया था, 8 अगस्त 1940 को आया था अगस्त प्रस्ताव। सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। जापान, एशिया, पूर्वी एशियाई देशों का अधिकार हेतु भारत की ओर आगे की बात किया गया था। लॉर्ड लिलितगो ने भारतीय समर्थन मांगा था। 1940 में रामगढ़ झारखंड के अधिवेशन मौलाना आजाद कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार से केंद्र सरकार बनने की प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया था। इतनी बात समझ में आया क्या? तो इस प्रकार से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लॉर्ड लिलितगो ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया। तो बोलो अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया? 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिलितगो। इसमें आपका डोमिनियन स्टेट थे, युद्धोपरांत प्रतिनिधि मूलक संविधान का निर्माता संस्था थे, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय की संस्था में वृद्धि थी, युद्ध सलाहकारी परिषद की बात है। रिजल्ट आया था कांग्रेस ने ठुकरा दिया अगस्त प्रस्ताव को, दरवाजे पर जड़ी जंग लगी कील कहा था, और मुस्लिम ने ठुकरा दिया क्योंकि कहीं भी अलग से पृथक राष्ट्र की मांग का स्वीकार नहीं किया गया था। तब जाकर एक आंदोलन शुरुआत होती है, उसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। 17 अक्टूबर 1940 को, बोलो कब दोस्तों? 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत हुआ। बोलो कब शुरुआत हुआ? तो 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध तथा अगस्त प्रस्ताव के विरोध किया गया। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया, है ना। महाराष्ट्र के पौनार आश्रम से गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। दिल्ली चलो का नारा यहीं पे दिया गया था। किसका नारा दोस्तों? दिल्ली चलो का नारा जो है आपका यहीं पे दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा यहाँ पे इसको दिया गया था। इतनी बात समझ में आए। अब यहाँ पे क्रिप्स प्रस्ताव की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्रिप्स प्रस्ताव। जब अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है तब आया है क्रिप्स प्रस्ताव। 11 मार्च 1942 को घोषणा हुआ।
चर्चित जो आपका है, और भारत आया था 23 मार्च 1942 में। इसमें कुछ बात कहा गया था। आप सभी को पता है कि दूसरा विश्व युद्ध आपका 1939 से लेकर 1945 तक चलेगा। एक पॉइंट और यहाँ पे 1937 में जो आम चुनाव हुआ था भारत में, वो दूसरा विश्व युद्ध के दौरान सभी लोगों ने इसको त्यागपत्र दे दिया था। कहा था दूसरा विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों को कमजोर स्थिति थी, उद्देश्य था भारतीयों को युद्ध में समर्थन प्राप्त करना। लेकिन यहाँ मित्र जो ब्रिटेन वाला एरिया है, लंदन का एरिया मित्र राष्ट्र बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे भारत ने इसको समर्थन नहीं दिया। प्रावधान कहा कि युद्ध प्रांत डोमिनियन स्टेट, भारतीय संघ की स्थापना और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल को अलग होने की स्वतंत्रता, मतलब युद्ध समाप्त होने के बाद हम अलग देश आपको बना देंगे। संविधान निर्माता परिषद गठन करेंगे, ब्रिटिश भारत देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करेंगे, नवीन संविधान का स्वीकृत या अस्वीकृत करने का स्वतंत्रता प्राप्त होगी, रक्षा में मंत्रालय ब्रिटिश सरकार का पास होगा। इस प्रकार से प्रतिक्रिया की बात करते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम दोनों मुस्लिम तथा अन्य दलों द्वारा अस्वीकार किया गया। 11 अप्रैल 1942 को क्रिस्प प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। महात्मा गांधी ने इसे कहा था, इसे पोस्ट डेटेड चेक बताया, मतलब कि ऐसे बैंक का चेक है जिसका डेट वगैरह फेल हो गया है। फिर आता भैया भारत छोड़ो आंदोलन, या उसको बोलते अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन और कौन क्रांति की बात हम करेंगे, अगस्त क्रांति की बात करें। कब आया, तो गांधी जी ने अंतिम बृहद राष्ट्रीय आंदोलन, यही आपको भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स प्रस्ताव मिशन में असफलता, युद्ध के कारण उपजी महंगाई, बेरोजगारी, आवश्यक वस्तुओं का अभाव, भारतीय जनमानस में उपजा असंतोष, दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश पराजय के चलते भारतीयों को विरोध में प्रदर्शन करने की इच्छा शक्ति में वृद्धि, भारत में जापानी आक्रमण का भय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात व्यापक स्तर पर नवीन संघर्ष हेतु पर्याप्त ऊर्जा व उत्साह का संचार। इसलिए आपका एक क्रांति आया, अगस्त क्रांति, या इसको बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। आंदोलन की प्रारंभ की हम बात कर लेते हैं तो वर्धा प्रस्ताव सबसे पहले पेश हुआ था 14 जुलाई 1942 को। बम्बई अधिवेशन जो हुआ था 7 अगस्त 1942 को, और ऑपरेशन जीरो आवर लगाकर 9 अगस्त 1942 को उसको रोक भी दिया गया था। अब हम क्या क्या बातें समझते हैं, बड़ा ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं वर्धा प्रस्ताव। वर्धा जो है महाराष्ट्र प्रस्ताव था, वर्धा महाराष्ट्र प्रस्ताव, इसको नाम रखा गया दोस्तों। कांग्रेस की कार्य समिति का बैठक हुआ था अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। गांधी जी कहा था मैं देश की बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, लेकिन आपका भारत जो ये आपकी बात कही गई थी, मैं देश से भी बड़ा आंदोलन कर दूंगा, और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है आपका स्वीकृत किया गया था। किसकी प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो आपका स्वीकृत किया गया था। गांधी जी ने किसने कहा, क्या कहा था कि मैं देश से भी बड़ा आंदोलन शुरू कर दूंगा। नारा यूसुफ मेहर ने दिया था यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे बम्बई अधिवेशन 7 अगस्त 1942 को हुआ था। 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में आपका बम्बई अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद कर रहे थे, और इसका प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। स्वीकृत की बात अगर हम करते हैं तो स्वीकृत गांधी जी, और नारा दिया था करो या मरो, और 13 सूत्री कार्यक्रम यहाँ पे भी गांधी जी ने चलाया था। तो भारत छोड़ो या करो या मरो। अगला गांधी जी के 13 सूत्र की कार्यक्रम क्या था, यहाँ समझते हैं। पूरे देश में शांतिपूर्वक हड़ताल हो, गांव एवं शहरों में जागरूकता फैलाया जाए, नमक हमारे परिसंपत्ति है, यदि इसके लिए कोई कानून है तो विरोध करेंगे और अहिंसात्मक करेंगे। विद्यार्थियों को हिस्सा लेने को कहा, सरकारी कर्मचारियों को इस्तीफा देने को कहा, और कहा या आज्ञा ना मानो, ये बात की कहा इन्होंने। अब यहाँ पे ऑपरेशन जीरो लगा दिया गया था 9 अगस्त को। 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो लगा दिया गया, मतलब कि भैया आंदोलन को रोकने की प्रयास किया गया। आंदोलन जो आपका है ऑपरेशन जीरो ओवर में आंदोलन को प्रारंभ कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। बाकी नेताओं को अहमदाबाद किले में बंद कर दिया। कांग्रेस देशद्रोही पार्टी साबित कर दिया। भूमिगत आंदोलन चलाया गया, और अरुणा आसापल्ली, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण अंग्रेजों ने नवंबर 1942 को जब्त कर लिया। इन लोग भूमिगत आंदोलन चला रहे थे इन लोगों ने। आगे बढ़िए, अब हम बात करते हैं कुछ और फैक्ट का कि यहाँ पे क्या क्या है। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी और भुला भाई देसाई को आगा खां पैलेस जेल में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद को आपका बांकुड़ा जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था, और कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्य को अहमदनगर दुर्ग में रखा गया था। इस प्रकार से आंदोलन जो है आपका आगे बढ़ा। अब हम बढ़ते हैं आंदोलन के चरम। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन तो प्रारंभ हो चुका है, नेता भी गिरफ्तार हो गया है, लेकिन फिर भी ये आंदोलन बंद नहीं हो, क्योंकि प्रथम चरण शहरों तक सीमित यथा दिल्ली, बम्बई, पुणे, अहमदाबाद इत्यादि स्थानों पर हिंसा कर रहा था। सार्वजनिक संपत्ति को क्षति, पुलिस के प्रति हिंसा व प्रदर्शक, कारखानों और मिलों में हड़ताल। अहमदाबाद को भारत के
आपका सलाती नागर की संज्ञा। द्वितीय में ग्रामीण क्षेत्र केंद्रीय समानांतर सरकार की स्थापना। बलिया उत्तर प्रदेश चित्तू पांडे के नेतृत्व में प्रथम समानांतर सरकार की बात कर रहा था। तामलुक बंगाल जातीय सरकार के नाम से परिचित सतीश सामंत के नेतृत्व चल रहा था। दिसंबर 1942 में से अलग आपका 1944 तक चला था। सतारा महाराष्ट्र में YB चौहान के नेतृत्व में सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाली आंदोलन था। अहमदाबाद गुजरात कि आपका समानांतर सरकार के नाम से आज़ाद सरकार चल रहा था। भूमिगत एवं क्रांतिकारी स्वरूप नेतृत्वकर्ता अच्युत पटवर्धन, अरुणा आशा फल्ली, सुचिता कृपलानी, जयप्रकाश नंद इत्यादि शामिल थे। बंबई के विभिन्न केंद्रों पर रेडियो का गुप्त रूप से संचालन उषा मेहता सर्वप्रथम रेडियो का प्रसारण करने का आरंभ किया था। तो इस प्रकार से आंदोलन का कुछ चरण थे और इस प्रकार से आंदोलन जो है आपका काम करे थे। दोस्तों 1 मिनट आप वेट करिए, फिर से यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। तो वेट फॉर 1 मिनट, 1 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों अब मैं बात करता हूं गांधी जी का उपवास, क्या क्या गांधी जी इस आंदोलन में उपवास वगैरह किए थे। तो अंग्रेजों के आंदोलन का दोषारोपण गांधी जी पर था। निष्पक्ष जांच हेतु फरवरी 1943 में 11 दिन का उपवास पर बैठ गए। चर्चिल, जब हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसा समय एक कमबख्त बुढ़े के समझ कैसे झुक सकते। वहाँ की राष्ट्र प्रधानमंत्री जो चर्चिल ने कहा था, जो सदियों से हमारा दुश्मन रहा, सर मोदी NL सरकार और अनेक वायसराय काउंसिल से इस्तीफा दे दिया था। 6 मई 1944 में गांधी जी को रिहा कर दिया गया था और आंदोलन की यहाँ पे समाप्ति हुई। कस्तूरबा गांधी और सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो गया था आपका 1944 में, आपका यहीं पे मतलब यहाँ पे कहने का मतलब कहाँ पे, तो जेल में। अब हम बात करने वाले इतना पॉइंट पर अभी हम और बात करने वाले हैं। 1942 से कहाँ थे दोस्तों, 1947 तक की बात हम करने वाले हैं। मध्य भारत में क्या क्या हुआ था। तो 10 जुलाई 1944 को राजगोपालचारी फॉर्मूला आया था। जनवरी 1945 में देसाई लियाकत समझौता हुए थे। 14 जून 1945 को बेबल योजना की बात हुआ था। 25 जून से लेकर 14 जुलाई तक आपको 1950 शिमला सम्मेलन हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन आए थे। जुलाई 1945 में भारत में आम चुनाव हुआ था। फरवरी 1946 में आपका नौसेना विद्रोह हुआ था। मई 1945 में लाल किला मुकदमा चला था। फिर आइए यहाँ से जुलाई 1946 में संविधान सभा का हेतु चुनाव हुआ था। 16 अगस्त 1946 में आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। अगस्त 1946 में आपका अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। 20 फरवरी 1947 में इटली घोषणा हुआ था और आपका मार्च 1947 में बाल्कन योजना आया था। जून 1947 में आपकी माउंटबेटन योजना आया था और 15 अगस्त 1947 में आपका भारतीय स्वतंत्रता एवं विभाजन की बात। एक चैप्टर आपका पढ़ना है। अब एक एक करके हम सारी बातों को यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालचारी फॉर्मूला बड़ी फेमस है। 10 जुलाई 1944 में CR फॉर्मूला भी बोलते हैं। C से चक्रवर्ती और R से राजगोपालचारी। तो CR फॉर्मूला जो है 10 जुलाई 1900 कितना दोस्तों 44 में चक्रवर्ती राजगोपालचारी फॉर्मूला। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौते हेतु चक्रवर्ती राजगोपाल द्वारा प्रस्तुत योजना थे।
मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे तथा कांग्रेस के साथ मिलकर अस्थायी सरकार गठन के सहयोग करे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत में मुस्लिम बहुल उत्तर पश्चिमी एवं उत्तर पूर्वी भाग का सीमा का निर्धारण करने हेतु एक कमीशन का गठन किया गया था। ये आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बेबल योजना की बात करते हैं तो बेबल योजना कब आया दोस्तों? तो बेबल, बस का डेट याद रखो, बस थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा नहीं आता। बेबल योजना 14 जून 1945 को आया था। 14 जून 1945 को वायसराय बेबल के द्वारा एक योजना लाया, उसको बोलते हैं बेबल योजना। दूसरा विश्व युद्ध, रूस और अमेरिकी दबाव, भारतीय आंदोलन की बात है यहाँ पे। केंद्र में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया गया, जिसमें वायसराय एवं कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे। विदेशी विभाग में भारतीय सदस्यों का हस्तांतरित कर दिया गया। कार्यकारिणी परिषद में स्वर्ण, हिंदू एवं मुसलमानों की संख्या की में बराबर होगी। ये सारी बात यहाँ पे कहा गया था। अगला है आपका शिमला सम्मेलन। एक कब हुआ? तो शिमला सम्मेलन हुआ था आपका 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 में। वायसराय बेबल ने बेबल योजना पर विचार करने हेतु एक सम्मेलन बुलाया था, उसको बोलते हैं शिमला सम्मेलन। इसका प्रतिनिधित्व कर रहा था अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू और जीना। परिणाम क्या हुआ? यह आपका असफल रहा। परिणाम क्या हुआ दोस्तों? ये आपका असफल रहा। उसके बाद हम बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज की। तो आज़ाद हिंद फौज की बात करते हैं तो 1942 में आज़ाद हिंद फौज का स्थापना होती है। विचार दिया था मोहन सिंह ने। स्थापना 1942 में राष्ट्र बिहारी बोस जापान में। मुख्यालय आपका इसका सिंगापुर बनाया गया था। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन के बाद कांग्रेस से त्यागपत्र और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। जुलाई 1940 में बोस को कलकत्ता में नजरबंद कर दिया गया। 1941 में पठान जियाउद्दीन के बेस में कलकत्ता से उन्होंने निकले थे। और कुछ यहाँ से पॉइंट बन सकती है जो कुछ इस टाइप से है ना। अब यहाँ पे अरे भाई साहब पेशावर पहुंचे, जर्मन में हिटलर से भेंट किए और यहाँ पे उसको नेताजी की उपाधि मिला। इंडियन लीजन की स्थापना किए। जर्मनी और जापान जुड़े की बात यहाँ पे की। जून 1942 में राष्ट्र बिहारी बोस की अध्यक्षता में बैंक ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का सम्मेलन तथा आज़ाद हिंद फौज की यहाँ पे स्थापना हो जाती है। जुलाई 1947 में बोस आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित कर दिया गया था, है ना। अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार आज़ाद हिंद फौज को स्थापना मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया था और हना दे दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। प्रमुख इसका ब्रिगेड थे। ब्रिगेड गांधी जी को माना था, झांसी की रानी माना था, आपका आज़ाद सुभाष और आपका नेहरू को इनका माना था। अब कुछ बात हम और समझते हैं यहाँ पे क्या क्या बात है। नवंबर 1943 में अंडमान व निकोबार द्वीप जो जापान ने आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया था। नेताजी ने शहीद द्वीप या स्वराज द्वीप का नाम रखा था। जुलाई 1944 में रेडियो का प्रसारण हुआ था। 22 सितंबर 1944 में शहीद दिवस मनाया गया था। 8 अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु होती है। आज़ाद हिंद फौज का आत्मसमर्पण और लाल किला पर मुकदमा होती है। अब हम यहाँ पे बढ़ते दोस्तों लाल किला की बात, है ना। किसकी बात बढ़ते हैं यहाँ पे? अरे यार ज़्यादा समय पर सिस्टम भी नहीं काम करते हैं। लाल किला मुकदमा 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसके पश्चात इस सरकार ने विद्रोहियों सैनिक पर लाल किले का मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। इस मुकदमे का मुख्य अभियुक्तों में मेजर शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन आदि शामिल थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए गए इस मुकदमे के विरुद्ध में संपूर्ण देश में आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के दौरान लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो नारा बहुत लोकप्रिय हुआ। इस प्रकार से लाल किले मुकदमा चला। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति गठन किया। इस समिति के प्रमुख वकील भुल्ला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कटाजू तथा अरुणा आसफ अली आदि शामिल थे। इन वकीलों के अथक प्रयासों के बावजूद 3 अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसका पूरा देश में व्यापक विरोध किया गया। ऐसी परिस्थितियों में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेबल अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके इन तीनों अधिकारियों को सजा का माफ किया गया। अब समझते हैं शाही भारतीय नौसेना विद्रोह। ये शाही भारतीय नौसेना विद्रोह कब? 1946 में। 18 फरवरी 1946 को बंबई में HMIL तलवार नामक जहाज के लगभग 1100 सैनिकों ने भारतीय नौसैनिकों के साथ
आपकी भोजन एवं वेतन से संबंधित दुर्व्यवहार, नस्लवादी भेदभाव, अपमानजनक व्यवहार के कारण विद्रोह किया, जिसे शाही भारतीय नौसेना विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज ने इस संदर्भ में कहा था, भिखारियों को चुनने का अधिकार नहीं होता है। विद्रोहियों के अन्न मांगे हिंद फौज के सैनिकों की रिहाई तथा इंडोनेशिया से सैनिकों को वापस बुलाने की मांग किया गया था। इस प्रकार से यहाँ बात आपको कुछ कही गई थी। अब दोस्तों ये आपकी लास्ट पॉइंट हमें पढ़ना है। विद्रोहियों जो आपके थे, विद्रोहियों में जहाज से ब्रिटिश झंडों को उतारकर कांग्रेस, मुस्लिम और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडों को फहराया था। विदेश के दौरान इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, आज़ाद हिंद फौज, सिपाहियों मुक्त जैसे नारे लगाए गए थे। 23 फरवरी 1940 को सरदार पटेल और जीना का दबाव को आकर विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके पश्चात इन विद्रोहियों को कहा था कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने हम समर्पण नहीं करेंगे। रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोह को ब्रिटिश शासन की पूर्व समाप्ति के रूप देखा गया था। वे इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम समझते हैं कांग्रेस के पूर्व स्थापित संस्था है ना, एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया था, जो कि विलियम जोन्स ने। वेदांत कॉलेज 1825 में आपका राजा राम मोहन राय। ऐसे इसको हम एक बार पढ़ा दिए, एक बार आप पीपीटी से पढ़ लो, है ना। अब हम यहाँ पे इतनी बात आपको समझ में आ गया। ये कुछ संस्था है जो आपकी पीपीटी में आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, रोक रोक के। और ये आपकी कुछ 35 संस्था है। आपकी इतनी संस्था। अन्य महत्वपूर्ण बात की अगर कुछ हम बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वो आउट नामक आपका पैम्फलेट जारी किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन गठन 1 सितंबर 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा दिया गया था, परंतु वह असफल रहा था। आज़ाद हिंद फौज को सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है ना। भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई सुभाष चंद्र बोस का अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारतीय स्वतंत्रता के हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस ने 1941 जर्मनी पहुंचे थे। वहां जर्मन विदेशी मंत्रालय की सहायता पर उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर गठन किया था, जहां से वे आज़ादी पक्ष में पर्चे छपवाते और भाषण देते थे। 1942 में बोस उत्तरी अफ्रीका में पकड़े गए। भारतीय युद्धों को बंदियों को भर्ती कर 40,000 सैनिकों को दल गठित किया, जिसे फ्री इंडियन लीजर कहा गया। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस से भी कोई क्वेश्चन है आपका दोस्तों। और ये आपका है फाइनल जो आपके है, यहाँ तक आपको लंबा है तो फाइनल कर लेते हैं। हाँ, तो अब हम यहाँ पे इसको फाइनल ही कर लेते हैं। थोड़ा सा और वेट करिएगा, कुछ और पॉइंट हम आराम से पढ़ लेते। थोड़ा पानी बाबू, पानी आई समझते दोस्तों। तो अब यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी व जापान से समर्थन किया था। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की सर्वोच्च सेनापति बनाया गया तथा आज़ाद हिंद फौज का 3 ब्रिगेडों का नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, महिलाओं के ब्रिगेड, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, मतलब ये नाम था, एक सेना का नाम था ब्रिगेड करके। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडा की भांति, जिस पर दहड़ाते हुए शेर का चिन्ह था। इस प्रकार से अपना देश में आपका इनका योगदान था। 8 नवंबर 1947 में जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। नेताजी ने इनका नाम शहीद दिवस या स्वराज दिवस रखा था। टोक्यो जाते समय फॉर्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने के कारण 18 अगस्त 1945 को मारे गए थे, परंतु इस दुर्घटना कोई प्रमाणिक साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिला। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। कटक जो है आपका, इससे एक और क्वेश्चन बनता है, कटक से क्या बनता है कि यहाँ भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है ना। अब यहाँ पे कुछ और बात समझते हैं। आज़ाद हिंद फौज की गिरफ्तारी का अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरदाल ढीलन एवं मेजर शाहनवाज खां थे। पराजद्रोह का मुकदमा लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया। वायसराय इनकी सजा माफ कर दी। आज़ाद हिंद फौज की अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई, के.एम. काटदू की पैरवी पर छूट गए थे, आपकी पैरवी की थी। कराची में 20 फरवरी 1940 को वायुसेना में कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बंबई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र फैल गई। लगभग 52 सैनिकों भाग लिया था। इसकी प्रमुख मांग थी कि भारतीयों और अंग्रेजों की बराबरी का व्यवहार किया जाए। अब यहाँ पे नौसेना विद्रोह की बात आती है। तो नौसेना विद्रोह जो है आपका 19 फरवरी 1946 को बंबई INS तलवार नामक जहाज में नौसैनिकों द्वारा किया गया था।
5000 सैनिकों ने जहाज हिंद फौज के बिल्ले लगाए थे। इन्होंने भी बराबरी की मांग की थी। 25 फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह का सरदार वल्लभ पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर दिया गया था। अब यहां पे आती है आपकी कैबिनेट मिशन। इतनी बात यहां से अब संविधान बनाने की बात आ रहा था। यह निर्णय हो गया कि 1900 अब देश अपना आजाद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे संविधान की बात आते हैं। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना के तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं को भारतीय विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजता है और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचती है। इसमें 3 लोग होते हैं। स्टेफोर्ड अध्यक्ष था बोर्ड ऑफ ट्रेड का, पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव था, एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख थे। इस प्रकार से इन लोग आकर यहाँ पे बातचीत करते थे। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया था। अब इसको हम दोस्तों पॉलिटी में खूब बढ़िया पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा का निर्णय, संविधान सभा के निर्माण के चुनाव जो 1946 में कांग्रेस ने 212 आपकी जनरल में सीट लाया था, 250 स्थान प्राप्त किए थे। मतलब 214 में आपका 205 स्थान ये आपका प्राप्त किए थे। कहेंगे 208 देता है अभी। मुस्लिम 78 और अन्य दो आपका 73 स्थान प्राप्त किए। सिख जो 4 सीट मिला था लेकिन काफी समर्थन प्राप्त हुआ था कि जीत नहीं पाया था। 16 अगस्त 1946 में सीधी कार्रवाई या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सीधी आपकी ये आपका प्रत्यक्ष 16 दिसंबर 1900 आपका 3 जून 1947 को भारत विभाजन में बाउंड योजना प्रकाशित किया गया। मतलब कि 3 जून को फिक्स हो गया कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर देगा। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम यह भारत का अंतिम सम्राट थे। कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान भी था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम संगठन किया गया 2 सितंबर 1946 में, है ना। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के दिवस के रूप में मना लिया था। 27 मार्च 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी से थे, है ना। अब इस प्रकार से कुछ पॉइंटें हैं जो कि यहाँ पे आपको भगत सिंह विरोध मुखबरी करने का कारण मनिंद्र घोष की हत्या बैकुंठल शुक्ल ने किया था। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ का संस्थापक जो आपका अध्यक्ष था घनश्याम दास बिरला थे। गांधी जी ने कांग्रेस को सदस्यता 2 बार त्यागपत्र दिया था, 1925 में और 1930 में। बांटो और छोड़ो का नारा दिसंबर 1947 में कराची में दिया गया था। दीनबंधु मित्र नाटक नील दर्पण नील की खेती करने वाले हेतु अत्याचार पर उल्लेख किया गया था। आत्म सम्मान आंदोलन का शुरुआत स्वामी नयाकर ने की थी। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कुछ फैक्ट है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। दिल्ली षड्यंत्र केस जो है आपका दीनानाथ द्वारा मुखबरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गए थे। जो जितना भी है ना उसका एक कुछ पॉइंट यहाँ पे है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह, शहीद आजम का नारा भगत सिंह को फांसी सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को राजनीतिक गुरु देश बंधु चंदन दास से कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था। गोपाल हरि देशमुख कुल्लोखितवादी का नाम जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र बनर्जी कहा जाता है। एवं हुम को हरमिट ऑफ शिमला कहा जाता है। एवं हुम 1850 में कांग्रेस का महामंत्री रहा था, कांग्रेस संस्थापक भी रहा था। इस प्रकार से 22 दिसंबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने भी किया था। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। आगे बढ़ते तो अब यहाँ पे देश आज़ाद हुआ था दोस्तों 15 अगस्त 1947 को, और आपका पूरे के पूरे मॉडर्न इंडिया और साथ साथ में आपका पूरे के पूरे हिस्ट्री जो आपका यहाँ पे हम आपको खत्म कर देते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो दोस्तों बहुत मेहनत की, थोड़ा सा मैंने चीज़ों को फास्ट करके भी पढ़ाया है, तो उसमें टेंशन आपको ज़्यादा नहीं लेना है कि मैंने चीज़ों को यहाँ पे बहुत फास्ट करके मैंने पढ़ाने का यहाँ पे काम किया था। सो आपकी एग्जाम बहुत नज़दीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब ये बताइएगा कि अगला टॉपिक क्या किया जाए, क्या शुरू किया जाए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटी। आपकी कमेंट का मैं इंतजार करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।